कल्याणम आरोग्य सुख संपदा समृद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्ते आत्मज्योति प्रदीप्ताय दिव्य ज्योति नमस्ते। तो मैम आप स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन करके आप स्टार्ट करें। तो आपके पास इस तरह का मोबाइल होना चाहिए और उसमें सीखने की जरूरत है। काम करना या नहीं करना दूसरा चीज है, लेकिन काम की जानकारी होना हमको चाहिए। अच्छा, जो लोग फोन पे गूगल पे चलाते हैं वो बता सकते हैं कि पैसा कैसे चला जाता है किसी के खाता में, इसके लिए क्या क्या होता है। वो खाता में मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि बैंक का भी खाता जो है कंप्यूटराइज होना चाहिए, और तीसरा ये काम जो करता है उसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हमको खाता में करने में गड़बड़ी अच्छा, एक चीज है, कभी कभी गड़बड़ी भी होता है, स्कैनर से तो गड़बड़ी नहीं होता है, लेकिन मोबाइल नंबर अगर हम डाल रहे हैं तो क्या होता है, अगर एक डिजिट गलती डाला गया तो 10,000 रुपया हम भेज रहे थे पटना, वो चला गया दिल्ली किसी के खाता में, ये भी गड़बड़ी होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें सावधानी भी बरतने की जरूरत है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, अगर हमको विश्वास नहीं होता तो पहले हम 1 रुपया भेज करके कुछ भेजते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि भाई 1 रुपया आपको मिल गया। तो अगर वो कहता है कि हाँ 1 रुपया मिल गया तो उसको फिर हम बाद में पैसा भेज देते हैं, ठीक है ना। तो बैंक वाली इधर अंदर उसको कंप्लेन करके क्या करते हैं, उसको हम कंप्लेन करके सुधार के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से फोन पे गूगल पे को सभी को सीखना चाहिए। दूसरा, एटीएम कार्ड जो होता है उससे भी पैसा निकालने में सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें कैसे सावधानी क्या बरतना चाहिए, एटीएम जिनके पास है उनका एक पिन होता है, पिन कोड का मतलब क्या हुआ, 4 अंक का होता है। तो उस 4 अंक को ऐसा है कि आप लिख के कहीं मत रखिए, क्यों, आप उसको याद रखिए कि जैसे 12-15 है या 16-18 है या 25-28 है, ऐसे, ठीक है ना। और बीच बीच में उसको क्या कीजिए, नहीं तो ऐसा हुआ है कि अगर आप लिख के रखे हैं तो अगर वो एटीएम कार्ड हमको हाथ लग गया तो हम उसका सारा पैसा निकाल ले सकते, क्योंकि हमको पिन ही पता हो गया तो फिर उसमें पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरा है कि धोखाधड़ी वाला जो आप देखे होंगे कि तरह का लोग ठगा जा रहा है, तरह तरह का उसको बाहर से आ रहा है कि हम ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड नंबर बताइए, तो अपना ये खाता नंबर बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह का किसी को बताने की जरूरत, जब तक आप उसको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, तो नहीं बता सकते, और जानते भी है तो उसको किसको बताना है ये देख लेना। बैंक वाले कभी इस तरह का कोई फोन नहीं करते, ओटीपी तो किसी को नहीं, ठीक है ना, जो भी है। नहीं, बैंक वाले कभी फोन नहीं करते हैं कि आप अपना आधार कार्ड बताइए। क्यों बैंक वाले फोन करेंगे, भाई बैंक में तो वो आधार कार्ड है, नंबर है, हमको पता, हम अगर चाहेंगे तो हम उसको देख ले सकते हैं। इसमें प्रिकॉशंस बरतना है, ये सबको ध्यान भी देना है। तो ये आरबीआई का जो थीम था 24 से 28 फरवरी के बीच, इस बार उसने क्या रखा था कि वित्तीय साक्षरता समृद्ध नारी का, है ना, कि नारी से को हम लोग सशक्तिकरण के रूप में करें। आरबीआई का इस बार यही था और उसी पर उसने प्रोग्राम चलवाया। इसके अलावा अभी बजट आया है भारत सरकार का। दूसरा, चुनाव से संबंधित उसने कहा है कि 50% जो होगा महिलाओं के लिए होगा, ये विधेयक भी हो गया है, ठीक है ना, और ये जल्द ही पास होने वाला है। जगह जगह जो है, यहाँ भी झारखंड में भी और बिहार में भी महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पर या सीट आरक्षित है, ठीक है।
ये सभी का पर्पस ये है कि महिला को समृद्ध करना है ना? महिला को जो है आत्मनिर्भर बनाना है। नहीं लगता है अगर उसको 7% को जोड़ेंगे तो बहुत होगा तो 8% के आसपास होगा। लेकिन चूंकि ग्रुप पे क्या होता है, अलग अलग तरह का खर्चा भी होता है, आने जाने का खर्चा है, उसका लिखने का खर्चा है और तरह तरह का खर्चा है तो लिया जाता है। नहीं, वो सारा अलग है सर। 1% सिर्फ बैंक में ही जाता है और जो खर्चा है हाँ। वो अलग से निकाला जाता है। लेकिन बैंक वाले 1% बने 12% ब्याज नहीं लेते। तब फिर आप उसको देखने की जरूरत है उस किताब का कि भाई बैंक में कितना ब्याज हुआ और कितना हुआ, ठीक है ना। और अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस ग्रुप का प्रॉफिट भी होता है, आपस में अगर बचता भी है। जैसे मान लिया जाए कि हम अलग अलग मेंबर को, अब कोई मेंबर लोन नहीं लिया है और किसी मेंबर को लोन की जरूरत है, ठीक है ना, तो उसको हम लोन दे रहे हैं, तो जो मेंबर लोन नहीं लिया उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर 1 रुपए सैकड़ा के हिसाब से हम ब्याज ले रहे हैं और खर्चा ले रहे हैं तो साल भर में या 2 साल में उस ग्रुप का अगर 5,000 रुपया नहीं बचा, तो अगर उस ग्रुप में 10 मेंबर है तो उसको 500 रुपए करके इंसेंटिव भी देने का है कि भाई इस ग्रुप में है, इस ग्रुप का बचत हुआ है, उसमें 500 रुपए उसमें दे सकते। पता नहीं ऐसा कौन कौन लोग ग्रुप करता है या नहीं करता है, आपको पता नहीं, लेकिन ये काम होना। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर। माने अगर 3 साल से चल रहा है, हम लोग का 2017 से चल रहा है। 17 से चल रहा है, तो 17 से हर एक साल का हिसाब किताब हुआ है कि कितना लोन हुआ, बैंक के द्वारा कितना ब्याज आया, ठीक है ना। हम पब्लिक को दिए, पब्लिक से हमारे जो मेंबर्स आया उससे कितना आया पैसा, ठीक है ना। उसके बाद फिर बैंक आने जाने में या बैंक में जो गया आया उसको कितना खर्चा हुआ, कितना भाड़ा लगा, ओवरऑल कितना खर्चा हुआ और कितना हमारा आमदनी हुआ, तो हमको इस ग्रुप से कितना बचत हुआ, ऐसा किसी ने हिसाब किया ग्रुप में? ऐसा तो हम लोग का बैंक लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, पर एक चीज है, हम लोग का बैंक मित्रा दीदी जो है वो मैं हम ये हिसाब करें, ये हिसाब तो होना चाहिए ना कि बैंक में हमने अगर 4 लाख रुपया या 6 लाख रुपया लोन लिया, ठीक है ना, तो 6 लाख का बैंक ने कितना ब्याज लिया, बाकी हम अपने मेंबर को जितना पैसा दिए उस सारा मेंबर से कितना पैसा आया, जमा होने के बाद बैंक में कितना पैसा है और जो हमारा कोषाध्यक्ष है या सचिव है उसके पास कितना पैसा है, और इस तरह से काम करने के बाद हमारा कितना का फायदा हुआ। अगर उस फायदा हुआ प्रणाम तो उसको है वो सारा चीज उसको सुविधा मिल सके नियम के मुताबिक। अब जैसे लोन देते हैं तो लोन देने का जो शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है, उसके आधार पर। इसके अलावा काम करने में कहीं दिक्कत हो रही है, बैंक में खाता में दिक्कत हो रही है कहीं, तो उस तरह की चीजों को हम लोग कंप्लेन में दूर करते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है बताते हैं। आपको धन्यवाद, काफी विस्तार से आप लोगों को बताया कि बैंक का एक्टिविटी क्या क्या होता है और आप लोग हमने अपने जीवन में कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्लूड करके अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियली नॉलेजेबल होना। और आप लोग तो घर में खुद का संभालती हैं घर, आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मगर मैंने देखा है जब महिलाएं आ रही हैं बैंक में तो वो लोग थोड़ी डरी से रहती हैं, सहमी से रहती हैं, और जैसे अकाउंट अपना ही खुलवाना है, उनके पास फ़ोन है मगर नंबर किसी और का दे रही हैं, घर में हस्बैंड का दे रही हैं। खुद भी आप लोग इनिशिएटिव लेके, मैं यही चाह रही हूँ कि मैं अकाउंट अगर खोल रही हूँ तो आप लोग खुद अपना नंबर दें, खुद अपना अकाउंट खुद चलाना सीखें, एटीएम यूज़ करना सीखें। जैसे सर ने बताया कि एटीएम का पिन इधर उधर नहीं देना है, नहीं लिखना है, ये सब आप लोग नहीं सीख रहे हैं, आप लोग बैकफुट पे हैं। तो ये सब सीखेंगे तो बैंक के प्रोडक्ट के बारे में भी, और जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे बैंक आएंगे, बैंक के प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे। खुद अगर आपको जैसे लोन के बारे में सर ने बताया, लोन लेना है, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। नॉलेज होगा तभी। आप घर पे बैठे रहेंगी, फिर मेरा अकाउंट कोई और आपका चला रहा है तो आपको तो ये सब बातें पता नहीं चलेंगी। कि अभी लेडीज़ लोग को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। और लेडीज़ को डरना नहीं चाहिए, उनको खुद से आगे आना चाहिए। जैसे बहुत लोग बैंक आती है तो थोड़ा डरी रहती है, मतलब सामने नहीं आती है काउंटर में, ठीक है। हम लोग तो वहाँ पे मदद करने के लिए बैठे हैं, तो वही चाहते हैं कि आप लोग सब सामने आइए, अपना काम कराइए। अब कुछ भी दिक्कत है तो हम लोग तो बैठे हैं बैंक में, और हम लोग से मदद लीजिए। मैं IDBI बैंक में हूँ और सेम फीलिंग है जैसा मैंने भी देखा है। बैंक में लेडीज़ जो आती हैं तो
अक्सर अपने हस्बैंड या भाई या बेटे के साथ आती हैं। कुछ अगर पूछना भी रहता है अकाउंट के बारे में तो वही लोग पूछते हैं, क्योंकि मोस्टली हैंडल भी वही लोग करते हैं। और इनफैक्ट अगर किसी और के साथ आती हैं, फॉर्म भरने नहीं आता है या पैसा निकालना रहता है, तो जो साथ में आते हैं वो लोग एक्स्ट्रा पैसा भी उनसे ले लेते हैं फॉर्म भरने का बोल करके। हम लोग बहुत बार समझाते भी हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भर देंगे, हम लोग हेल्प कर देंगे, एक बार पूछिए तो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक हेल्प के लिए आप किसी और को अपना पैसा इतना मुश्किल से कमाया हुआ दे दे रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है फॉर्म के बारे में, अकाउंट के बारे में, हम लोग हैं इसी चीज़ के लिए बैंक में हैं। आप लोग आइए, पूछिए, हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। काम महिलाएं भी करती थी, अभी भी करती है, पहले भी करती थी। पहले होता था कि पुरुष को ज्यादा पैसा दिया जाता था, महिलाओं को कम पैसा दिया जाता था। काम बराबर का होता था लेकिन पैसा कम बेस होता था। वो तो आज भी है, आज भी तो है लेकिन नहीं आज की तुलना में भी कम है। वेज जो है इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा है। तो इसी को दूर करना लेवल पे लाना है ना। तो कोई चीज उठाया गया था ये 8 मार्च को ही अमेरिका में। तो कोई चीज जो है वो अनइक्वल है, इसीलिए उसको इक्वल करने के लिए कोई चीज को बढ़ावा दिया जाता है। अदरवाइज तो मेन वीमेन बराबर है, ठीक है। और बराबर करने के लिए ये किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया है, ठीक है। और जहाँ तक हिस्टोरिकल बात है कि देखिए सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में जो है उसमें तो बराबर थी, उसमें के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके अनुसार महिलाएं बहुत सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करनी थी और फैमिली के जो डिसीजंस थे उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता था, ठीक है। उसके बाद में पास्ट वैदिक काल में थोड़ा सा इशू हो गया और महिलाएं घर के अंदर रहने लगी, पुरुष ज़्यादा। और ऐसा क्यों हुआ मालूम है आप लोगों को? पहले जो इकोनॉमी था वो था कि नोमैडिक इकोनॉमी था। नोमैडिक मतलब कि खाना खोज करके खाते थे, तो उसमें महिला पुरुष का दोनों का बराबर योगदान रहता था। उसके बाद जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी आया तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या हुआ कि ह्यूमन एफर्ट्स, श्रम का ज़्यादा रहने लगा योगदान। तो उसमें तो नेचुरली बायोलॉजिकली वीमेंस का जो है कि उनका इमोशनल पार्ट ज़्यादा है और फिजिकली दे आर मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आए तो यहाँ पे क्या है कि अब मशीनें काम करती है। तो अभी क्या है हमारा फिजिकल ऑफिसर्स, ठीक है। बहुत सारे IIM जैसे कि IIM रायपुर में आप लोगों को बताना चाहूँगा कहाँ पे आप लोगों के घर की महिलाएं आपकी बच्चियाँ जो आगे जाके मेरी जगह मैनेजमेंट करना चाहें तो IIM रायपुर में 50% आरक्षण है बस महिलाओं के लिए, ठीक है। बिहार में वो जो कितना हुआ 456 रुपए। तो 456 रुपया में उसको 4 लाख का बीमा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होता कि किसी के साथ घटना घटे, लेकिन अगर घटना आपके साथ घट जाती है, आप चले जाते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर को अगर 4 लाख रुपया मिलता है और मिल भी रहा है जिनके साथ हो रहा है, तो फैमिली वाले तो जरूर नाम लेंगे कि हाँ गई तो गई लेकिन हमको कुछ देके ही गई, लेके तो गई, ठीक है ना। मगर चूंकि ऐसा है कि हम किसी का नहीं जान सकते क्या कब क्या है। तीसरा, एक बच्ची के लिए जैसे इसने अभी याद दिलाई कि सुकन्या समृद्धि खाता जो स्पेशल ये बच्चियों के लिए है, जो कि पैसा उसी को मिलेगा, है ना। हाँ मिनिमम 9 साल 10 साल के नीचे वाले बच्चियों को आप खुलवा दीजिए और उसको जो है एक मुफ्त पढ़ाई के समय में पैसा उसी को मिलेगा। जमा आप करेंगे लेकिन पैसा उसी को मिलेगा, ठीक है ना। या तो पढ़ाई के समय में या उसकी शादी के समय में मिनिमम 250 रुपया साल में जमा करें। मिनिमम 250 रुपए साल भर में कर सकते हैं। मैं साल भर का 1000 रुपए, महीने का 250 रुपया, कम से कम 250 से आपको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अगर 1000 रुपए भी जमा करते हैं हर महीने का ना, अकाउंट खुलने के 15 साल तक जमा करना है। आप अपने पॉकेट से 1,80,000 जमा करेंगे 1000 के हिसाब से। सरकार जब अकाउंट मैच्योर होगा 21 साल में, सरकार आपको 6 लाख रुपए रिटर्न देगी। तो इतना ज़्यादा हाई रेट है रिटर्न का। मेन मोटिव यही है बच्चियों को पढ़ाने के लिए। और अकाउंट 21 साल में मैच्योर होता है क्यों? क्योंकि 1 महीने 2 महीने की बच्चियों का खुलना है, 21 साल के बाद ही शादी वादी करनी है, तब तक पढ़ाना है। ऐसे बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी आप 50% पैसे निकाल भी सकते हैं पढ़ाने के लिए उसके। जितना ज़्यादा जमा करें उतना ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है। अगर आप 3000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 17 लाख रुपए मिलते हैं। मैक्सिमम 12,000 ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। साल का 1.5 लाख। 12,000 अगर कोई कर लेता है हर महीने तो 66 लाख रुपए मिल जाएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। कुछ भी बन जाएगी, इंजीनियर साइंटिस्ट जो बनाना है बना लेंगे। या कहने का मतलब कि भविष्य में उसकी शादी ही करनी है, ठीक है ना। तो एक फंड आपके पास नहीं रहेगा तो बाद में लगता है कि कुछ नहीं कर पाए, तो थोड़ा थोड़ा करके जमा हो रहा है, ठीक है ना। और एक समय में फंड खड़ा हो जाएगा जिसमें आपकी परेशानी कम होगी।
अच्छा पेंशन योजना, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा पेंशन योजना नहीं। ये पहले ही गारंटी के साथ बताता है कि हम आपको इतना रुपया देंगे, और कोई कंपनी ऐसा नहीं बताता कि हम आपको इतना पेंशन देंगे। लेकिन इसमें शर्त इतना ही है कि जो 18 से 40 साल की एज के हैं वही करा सकते हैं, 40 साल से जिनका अधिक एज हो गया वो नहीं करा सकते। और इसमें मैक्सिमम 5,000 रुपया तक पेंशन मिलता है। आप अगर डेथ कर गए तो आपके पति को, या पति ने कराया है तो पत्नी को, और उसके नॉमिनी को कम से कम 8.5 लाख रुपया मिलेगा। तो ये अच्छा चीज है कि कम से कम एक चीज है। जो प्रॉब्लम होता है कि अभी हमारे यहां से झारखंड सरकार वृद्धा पेंशन 1,000 रुपया देती है ना, तो हर एक के घर में मिलता होगा। तो अभी मेरे पास कभी कभी बैंक में आ जाता है कि मेरा पैसा आया कि नहीं आया, तो हम उनको बैठाते हैं, पूछते हैं कि भाई इस पैसा को क्या करेंगे, चाय पिलाए। तो उनको ये लगता है कि मेरा अपना पैसा है, ठीक है ना, उसके लिए सर्विस वाला भी कर सकता है। नहीं, इनकम टैक्स पे ही नहीं है, माने इनकम टैक्स पे नहीं कर पाओ। 40 साल कहाँ हो रही। पहले था कि ऐसा नहीं था, लेकिन 2021 में आया है कि वो इनकम टैक्स का रिटर्न भरना दूसरा चीज, इनकम टैक्स पे नहीं कर, पेपर का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज ध्यान से देखिए या सोचिए तो, न ससुराल में न मायके में। आज हम लड़कियों का शादी करते हैं, हम अपने घर से ही शुरू करें। ये सारी पेंशन योजना, सारी योजना है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्यों न महिलाओं को, लड़कियों को भी उनका हिस्सा दें। आज शादी हो जाता है, ससुराल से आगमन होता है तो उसको भगा दिया। बहुत सारा नीचे तबके लोग को गरीबों को देखते उसकी भगा दिया जाता है। न मैके में उसको जगह मिलता है, न ससुराल में, न उसके नाम से कोई संपत्ति है, न घर है, न जमीन है, जायदाद है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमको लग रहा है। तो इसको दूर करने के लिए ये महिला सशक्तिकरण बता रहे हैं, लेकिन कहीं सशक्त हम देखते नहीं। भगाता है तो भाई भगा देता है मैके से, तुम जाओ यहाँ से जाओ। अरे मेरे साथ सारा घटना हुई, सामने देखते, जल्दी से उसका दूसरा शादी करा देता है, पति भी उसको भगा देता है। कहीं की न घर का न घाट का। तो सबसे बड़ा ये पेंशन हमको लागू करना, ससुराल में इसको मिले। और हम जो अपने बेटा के नाम से जमा करते हैं बैंक में, हम बेटी के नाम से भी उतना राशि जमा करें, तो फिर महिला सशक्त होगी, उसके पास भी पावर होगा सशक्तिकरण के लिए। ये पावर बहुत जरूरी है। और ये सारी समस्या घटना क्षेत्र में देखने को मिलता है। बेचारी कहाँ जाएगी घर रहने के लिए, तो बच्चा भी है तो उसको भी दर दर कर, अपना मेके वाला भी स्वीकार नहीं करता उसका, नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम कुछ गलत किया। दूसरा बात, आज हम बराबरी का बात करते हैं, आज महिला पुरुष दोनों भी नौकरी करते हैं, तो घर में देखिएगा विवाद उत्पन्न होते रहता है। महिला जो है तो आई काम करके, क्यों नहीं हम भी महिला को एक कप चाय बना के दे, तो पुरुषों को भी सीखना पड़ेगा चाय बनाना, सब्जी बनाना लग जाता है ना, तो सीखना पड़ेगा। जब बराबरी का दर्जा देते हैं, ये सब बदलाव नहीं होगा तो महिला वही दबी कुचली नीचे ही रहेगी। पहले पुरुष प्रधान था, हम लोग नाम के स्कूल में एडमिशन, पिता का नाम बताओ, महिला के नाम से एडमिशन, इसके लिए लड़ाई लड़े तो अब महिला के नाम, महिला का भी नाम आता है ना, दोनों बच्चे का तो दोनों का नाम देखते हैं। पहले नहीं, पिता का नाम के बिना एडमिशन नहीं, ये क्या तरीका है? महिला ही बताएगी कौन इसका पिता है, पिता नहीं बताएगा कि मेरा बच्चा है कि नहीं। तो ये सब गड़बड़ घोटाला है। तो इसके लिए आप लोग को सशक्त होना होगा, एकदम आगे आइए। पति को तो आप सब्जी बनाइए ना साहब, मैं रोटी बनाती हूँ, मैं भी थकी आई हूँ, तब तो बराबरी का दर्जा मिलेगा। और सबको सीखना होगा। यदि हम बात करते हैं महिला का बराबरी का, सशक्तिकरण का, तो बदलाव पहले घर से होना चाहिए। होगा अपना बेटियों लोग को सशक्त, हाँ, बेटा को तो उसके लिए इनकम कहाँ तो बंधुओं को दंड देना था। अगर न्याय के लिए अपना भाई भी हमारा दोषी हो तो उसको भी हम सजा देंगे। तो हमारा जो अधिकार है उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए सारा चीज बना हुआ है, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। लेकिन हमने पहले ही बताया कि एक सांस्कारिक ज्ञान भी है, हमारा पारिवारिक है, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी भी एक अपनी मर्यादा होती है। तो पहला है कि जिस समाज से हम, जहां हमारा जन्म हुआ है, हमारे जहां माता पिता हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस संस्कार का पालन करना सबसे पहला है। तो आप अपने बाल बच्चे को सांस्कारिक ज्ञान जरूर देखें। किताबी ज्ञान तो है ही है, लेकिन एक संस्कार की ज्ञान होता है, कहीं बाहर में पढ़ाई नहीं होती, उसकी पढ़ाई उसकी घर में हो, ठीक है ना। और बाकी तो कानून तो सारा चीज बना ही हुआ है भाई, सबका कानून है, सबका बराबर कानून है, ऐसा नहीं है।
आपको इंफीरियर नहीं समझना है, घर में है चाहे बाहर में हो, आपका योगदान जो एकदम से बराबर वाला होना चाहिए और होता ही है। तो उसमें जैसे मैम ने बताया कि आप यदि कामकाजी महिलाएं और घर आके काम करना पड़ रहा है, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे कि बीवी घर पे है और पति घर आया है काम कर। नया सर्वगुण संपन्न होती है नारियां, माँ बहन बहू बेटी किरदार को समेटी जीवन संघर्ष को झेलती है नारियां। अब लाहो क्यों बुलाते उस नारी को तुम, अब लाहो क्यों बुलाते उस नारी को तुम, जबकि तुम्हें कोख से जानती है नारियां। सुख हो या मिले दुख सदा रहती वो खुश, पुरुषों का साथ निभाती है नारियां। कटलरी तो सबके घर में होता है, तो एक नया ठीक है, अच्छा। बाकी सब लोग दे दीजिए, हाँ बांट दीजिए। सर आप भी सोचा ठुक जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं को ही दिया जाता है। इसमें महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा, जैसे कि पूरे झारखंड में भी जो JJN स्कीम चला है, जल जीवन, उसका जो अप्रेजल होता है वो हम लोग ही किए थे में। सबसे पहले हमने यही देखा कि इससे महिलाओं को फायदा होगा। महिला गाँव की महिला दूर जा रही है पानी लेने के लिए, उनको घर पे ही पानी मिलेगा, जल जीवन ये सबसे। तो जो भी होता है आप लोगों को देख के किया जाता है। तो और आप लोगों का क्या काम है, अपने जीवन में सशक्त होना और अपने घर के लोगों को सशक्त बनाना, बेटियों को बेटों को दोनों को बराबर। ठीक है, धन्यवाद।